Understanding the origins of border disputes between India and China। इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के बीच मौजूद जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हिस्ट्री को समझेंगे। आखिर ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स एमरजेंस में कैसे आए, इन डिस्प्यूट्स की हिस्ट्री क्या है, इसे हम समझेंगे। ये जो वीडियो है, आपके सामने जो वीडियो आज मौजूद है, ये वीडियो इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस के हमारे कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ का एक पार्ट है। और ये जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस की, ये जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है, ये पॉलिटिकल साइंस के हमारे एडवांस्ड कोर्स का हिस्सा है। यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का ये एडवांस्ड कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के कंप्लीट सिलेबस को और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के कंप्लीट सिलेबस को इस कोर्स में कवर किया जा रहा है। अगर आप इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ को अवेल करना चाहते हैं, इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस के अलावा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के बाकी टॉपिक्स पर भी अगर आप एडवांस्ड लेक्चर्स वीडियोस अवेल करना चाहते हैं, तब आप हमारे इस कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू अस थ्रू व्हाट्सएप इन द गिवन नंबर। थैंक यू। अब सवाल यहाँ इंडिया और चाइना के बीच मौजूद बॉर्डर डिस्प्यूट्स का है, और सवाल है कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई। 1950 में तिब्बत को फॉर्मली चाइना के द्वारा एनेक्स करने से पहले इंडिया और चाइना के बीच जो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, वो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के लद्दाख रीजन और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस तक लिमिटेड था। इस रीजन को छोड़कर, लद्दाख और जिनजियांग वाले इस रीजन को छोड़कर, इंडिया चाइना के साथ कहीं और, दैट मीन्स बाकी बचे रीजन्स में, किसी कॉन्टिगुअस बाउंड्री को शेयर नहीं करता था। इनफैक्ट तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट का काम करता था, और इस बफर स्टेट के होने की वजह से तिब्बत के रूप में 1950 से पहले, इस बफर स्टेट के होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट चाइना से इमर्ज होने वाली किसी भी तरह के थ्रेट को अवर्ट करने में काफी कैपेबल थी। तो तिब्बत का इंपॉर्टेंस 1950 से पहले, तिब्बत का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए एक बफर स्टेट के रूप में था। जब इंडिया को आजादी नहीं मिली थी 1947 से पहले तक, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था, उस वक्त भी इंडिया में मौजूद जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के लिए तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इंडिया और चाइना के बीच, ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा से ये चाहती थी कि तिब्बत एक ऑटोनमस स्टेट की तरह एग्जिस्ट करता रहे, और इस ऑटोनमस स्टेट के ऊपर, दैट मीन्स तिब्बत के ऊपर, चाइना का जो कंट्रोल है, चाइना का जो डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस है, वो कम से कम रहे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इन्फ्लुएंस को, अपने डोमिनेंस को, अपने कंट्रोल को तिब्बत के ऊपर, अपने इन्फ्लुएंस, अपने डोमिनेंस, अपने कंट्रोल को अधिक से अधिक कर सके। ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, एक स्ट्रेटेजिक गोल था। और अपने इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को, इन्हीं गोल्स को अटेन करने के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने तिब्बत के ऑटोनमस रीजन के साथ फर्स्ट मीनिंगफुल डिप्लोमैटिक कमर्शियल रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश 1774 में की। 1774 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने तिब्बत रीजन के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन को, डिप्लोमैटिक टाइज, कमर्शियल रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश जरूर की, लेकिन तिब्बत में मौजूद जो तिब्बत के रूलर्स थे, वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फ्रेंडली अप्रोच को लेकर खुश नहीं थे। दैट मीन्स कि जो तिब्बत के रूलर्स थे, वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी तरह के डिप्लोमैटिक रिलेशन को नहीं चाहते थे, किसी तरह के ट्रेड कमर्शियल रिलेशन को नहीं चाहते थे। अंग्रेजों की तरफ से तिब्बत की ओर जो दोस्ती का, आप कह सकते हैं, हाथ बढ़ाया जा रहा था, तिब्बत के रूलर्स अंग्रेजों के इस अप्रोच को लेकर काफी स्केप्टिकल थे, सस्पिशियस थे। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि 1774 के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, और जब बार बार तिब्बत के रूलर्स के तरफ से अंग्रेजों के इन अप्रोचेस को, अंग्रेजों के इन फ्रेंडली अवर्चर्स को रिजेक्ट किया गया, रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, तब फाइनली ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है कि अब उन्हें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तिब्बत में अपने कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज को अब अपने ट्रुप्स, अपने सोल्जर्स, अपने फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1885 में, 1774 से हम डायरेक्टली मूव करते हैं 1885 में। 1885 में फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश अथॉरिटीज अपने ट्रुप्स के साथ तिब्बत के कैपिटल लहासा में एंटर करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस स्टेप को तिब्बतन रूलर्स ना ही सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि इस स्टेप के रिटेलिएशन के रूप में तिब्बत के द्वारा सिक्किम के ऑटोनमस स्टेट को एनेक्स कर लिया जाता है। तिब्बत सिक्किम के ऑटोनमस स्टेट पर इन्वेजन करता है और सिक्किम को एनेक्स कर लेता है। बाय फोर्सफुली तिब्बत के द्वारा सिक्किम को कैप्चर कर लिया जाता है, एनेक्स कर लिया जाता है। अब सिक्किम का तिब्बत के द्वारा कैप्चर किया जाना, यह बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट तिब्बतन रूलर्स के ऊपर, तिब्बतन अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करती है कि तिब्बत सिक्किम से अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे और सिक्किम को अपने कंट्रोल से फ्री करे। फाइनली ये जो सिक्किम और तिब्बत का इशू है, सिक्किम और तिब्बत के इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ईयर 1890 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच एक ट्रीटी होता है, द एंग्लो चाइनीज ट्रीटी ऑफ 1890। इस ट्रीटी के माध्यम से, इस ट्रीटी के द्वारा सिक्किम को तिब्बत से फ्री किया जाता है। इसके बाद सिक्किम और तिब्बत के बाउंड्री को डेलिनिएट किया जाता है, मतलब सिक्किम और तिब्बत के बीच एक बाउंड्री को, एक बॉर्डर को ड्रॉ किया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अब से, दैट मींस इस ट्रीटी के बाद, इस ट्रीटी के बाद से सिक्किम जो है, सिक्किम एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट होगा। सिक्किम को एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया जाता है। इसके बाद इस ट्रीटी के तहत इस बात की क्लैरिफिकेशन भी इस ट्रीटी में इन्वॉल्व्ड सभी पार्टीज को दी जाती है कि जो बॉर्डर डिसाइड हुआ है तिब्बत और सिक्किम के बीच, जिस बॉर्डर को डिसाइड किया गया है, इस बॉर्डर को, इस बाउंड्री को हर किसी को रेस्पेक्ट करना है। कोई भी इस बाउंड्री को वायोलेट नहीं कर सकता है। और अगर कभी इस बॉर्डर को वायोलेट किया जाता है तो इस वायोलेशन के बदले ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर वेज किया जा सकता है। दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर क्लियरली तिब्बतन अथॉरिटीज और चाइनीज गवर्नमेंट को यह कह रही थी कि तिब्बतन अथॉरिटीज और चाइनीज गवर्नमेंट को इस बॉर्डर को रेस्पेक्ट करना है। अगर ये किसी वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं तो इन्हें इस बॉर्डर को रेस्पेक्ट करना होगा। 1890 के इस इंडो चाइनीज ट्रीटी के बाद हम डायरेक्टली ईयर 1903-1904 में मूव करते हैं। दिसंबर 1903 लॉर्ड जॉर्ज कर्जन के द्वारा 3000 ब्रिटिश सोल्जर को तिब्बत की ओर भेजा जाता है। ब्रिटिश सोल्जर्स के इस टुकड़ी को, 3000 ब्रिटिश सोल्जर्स के इस टुकड़ी को ब्रिगेडियर जनरल J.R. मैकडोनाल्ड और मेजर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के द्वारा लीड किया जा रहा था। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कहा कि उनकी ये जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है तिब्बत में की जाने वाली, उनकी ये जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है, ये एक पीसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन है। इस मिलिट्री एक्सपेडिशन का गोल किसी वॉर को वेज करना नहीं या किसी तरह के एनेक्सेशन को अंजाम देना नहीं है। ये एक पीसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अथॉरिटीज दिस वाज देयर पीसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन इन तिब्बत। लेकिन 1903 का ये जो पीसफुल, सो कॉल्ड पीसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन था, ये मिलिट्री एक्सपेडिशन देखते देखते एक वायलेंट मिलिट्री एक्सपेडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब तिब्बतन अथॉरिटीज ये देखते हैं कि अंग्रेज अपने ट्रुप्स के साथ तिब्बत एंटर कर रहे हैं, तो तिब्बतन अथॉरिटीज के द्वारा इस इंसिडेंट को एक इन्वेजन के रूप में लिया जाता है और अंग्रेजों के तिब्बत में प्रेजेंस को तिब्बतन अथॉरिटीज प्रोटेस्ट करते हैं। वो अंग्रेजों को और अंग्रेजों के ट्रुप्स को तिब्बत से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट तिब्बतन फोर्सेस और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच एक क्लैश होता है और इस क्लैश में हजारों की संख्या में तिब्बतन फोर्सेस मारे जाते हैं। 1903 में हुआ ये जो क्लैश है, इस क्लैश में हजारों की संख्या में तिब्बतन फोर्सेस मारे जाते हैं। इस मिलिट्री एक्सपेडिशन के बाद तिब्बत में मौजूद उस वक्त के तिब्बतन लोगों के जो धर्मगुरु दलाई लामा थे, दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर मंगोलिया जाना पड़ता है। 2 सालों तक वो मंगोलिया में रहते हैं। जब तक दलाई लामा मंगोलिया में थे, इस दौरान तिब्बत में मौजूद जो स्थिति थी, इस स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए, तिब्बत में नॉर्मलसी को फिर से बहाल करने के लिए और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज और तिब्बत के बीच, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्हें रिजॉल्व करने के लिए 1904 में दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच
एक अग्रीमेंट होता है जिसे हम ल्हासा कन्वेंशन कहते हैं, ल्हासा कन्वेंशन ऑफ 1904। तिब्बत को एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया जाता है। दैट मींस 1904 के बाद तिब्बत भी एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाता है। ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनने के बाद ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच डीपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कमर्शियल रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं। और ये जिस भी तरह के रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, कमर्शियल रिलेशंस, जिसे ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 1904 के बाद एस्टैब्लिश किया जाता है, ये सभी रिलेशंस 1947 तक चलते हैं। तब तक चलते हैं जब तक इंडिया ब्रिटिश अथॉरिटीज के कंट्रोल में रहता है। तब तक ये सभी डिप्लोमेटिक, ट्रेड और कमर्शियल रिलेशंस, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच मौजूद ये डिप्लोमेटिक, ट्रेड और कमर्शियल रिलेशंस, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 1904 के बाद तिब्बत में ब्रिटिश प्रेजेंस इंक्रीज होता है। तिब्बत के ऊपर ब्रिटिश अथॉरिटीज का कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस इंक्रीज होता है। अब तिब्बत के रीजन में ब्रिटिश अथॉरिटीज के इस बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट को अपने लिए थ्रेट महसूस होने लगता है। चाइना में बैठे चाइना के जो रूलर्स थे, उन्हें अब ये डर सताने लगता है कि ब्रिटेन की जो कॉलोनियल पावर है वो अब तिब्बत होते हुए चाइना के बहुत नजदीक आ चुकी है। और अगर ब्रिटेन के, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के इस बढ़ते इन्फ्लुएंस को कर्टेल नहीं किया जाए, नहीं रोका जाए, तो इससे चाइना के इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा हो सकता है। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज के तिब्बत में इसी बढ़ते इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस को कर्टेल करने के लिए 1910 में चाइना के द्वारा एक मेजर स्टेप लिया जाता है। 1910 में उस वक्त के चाइना के जो मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री जनरल चाओ एर फेंग, ये चाइनीज मिलिट्री जनरल अपने ट्रुप्स के साथ चाइना से तिब्बत में एंटर करता है और धीरे धीरे चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज ट्रुप्स तिब्बत के कैपिटल ल्हासा तक पहुंच जाती है। अब चाइना का ये जो इंट्रूजन है तिब्बत में किया गया, चाइना का ये जो इंट्रूजन है, ये इंट्रूजन 1890 के एंग्लो चाइनीज ट्रीटी का वायोलेशन था। साथ ही साथ ये इंट्रूजन 1904 में हुए ल्हासा कन्वेंशन का भी वायोलेशन था। तिब्बत में हुए इस चाइनीज मिलिट्री इंट्रूजन के बाद दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर 2 सालों के लिए इंडिया में शरण लेना पड़ता है। 1910 के बाद चाइना में 1911 में एक और बड़ी घटना घटती है। 1911 में चाइना में मौजूद किंग डायनेस्टी का अंत हो जाता है। किंग डायनेस्टी के एंड के बाद चाइना में एक नए रिपब्लिकन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाता है। युआन शी काई चाइना के इस न्यू रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। 1911 में चाइना में एस्टैब्लिश्ड की गई ये जो न्यू नेशनलिस्ट रिपब्लिक है, चाइना की ये जो न्यू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, चाइना के इस नई गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 1912 में एक प्रोक्लेमेशन रिलीज किया जाता है। चाइना की ये जो न्यू रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट अप्रैल 1912 में एक प्रोक्लेमेशन रिलीज करती है। इस प्रोक्लेमेशन में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, चाइना के इस न्यू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा जाता है कि तिब्बत के ऊपर चाइना की कंप्लीट संप्रभुता है, तिब्बत के ऊपर चाइना का कंप्लीट अधिकार है, कंप्लीट सॉवरेनिटी है, और इसलिए तिब्बत चाइना का एक प्रोविंस है, एक प्रांत है, और एक प्रोविंस होने के नाते तिब्बत चाइना का एक अभिन्न अंग भी है, एक इंटीग्रल पार्ट भी है। तो इस प्रोक्लेमेशन के माध्यम से 1912 में रिलीज किए गए इस प्रोक्लेमेशन के माध्यम से चाइना में बनी जो न्यू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, तिब्बत पूरी तरह से चाइना का पार्ट है, और तिब्बत के ऊपर चाइना की जो सॉवरेनिटी है, जो कंट्रोल है, जो डोमिनेंस है, वो कंप्लीट है। और तिब्बत के ऊपर चाइना कंप्लीट सॉवरेनिटी को, कंप्लीट कंट्रोल को क्लेम करता है। तिब्बत चाइना का एक प्रोविंस है, और एक प्रोविंस होने के नाते तिब्बत के ऊपर चाइना की कंप्लीट सॉवरेनिटी है, कंप्लीट कंट्रोल है। तो चाइना के न्यू रिपब्लिक ने तिब्बत के प्रति अपने इस इंटेंशन को इस प्रोक्लेमेशन के माध्यम से जाहिर कर दिया। तो यहां हम देख सकते हैं कि एक तरफ थी चाइना की न्यूली एस्टैब्लिश्ड नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, जो कि तिब्बत को अपना एक अभिन्न अंग बता रही थी, अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानती थी,
और तिब्बत को हर हाल में मेनलैंड चाइना से इंटीग्रेट करने के अपने डिमांड को लेकर अड़ी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ थी ब्रिटिश अथॉरिटी। तिब्बत ब्रिटिश अथॉरिटी का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था और प्रोटेक्टोरेट स्टेट होने की वजह से तिब्बत के भीतर ब्रिटेन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए थे और इन्हीं स्पेशल प्रिविलेजेस, इन्हीं स्पेशल राइट्स के माध्यम से ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा तिब्बत के ऊपर अपने कंट्रोल और अपने इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश किया जाता था। तो जब चाइना की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने यह क्लेम करना शुरू किया कि तिब्बत चाइना का एक प्रांत है, एक प्रोविंस है और इसलिए तिब्बत के ऊपर चाइना की कंप्लीट सॉवरेनिटी है, जब चाइना के गवर्नमेंट ने इस तरह के क्लेम्स करने शुरू किए, तब इन क्लेम्स को, चाइनीज गवर्नमेंट के इन क्लेम्स को ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा रिजेक्ट किया गया। ब्रिटेन तिब्बत में मौजूद अपने प्रिविलेजेस को, अपने राइट्स को डाइल्यूट होते नहीं देख सकता था। ब्रिटेन को तिब्बत के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को, अपने डोमिनेंस को मेंटेन करके रखना था और ब्रिटेन को तिब्बत को इंडिया और चाइना के बीच, ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट के रूप में भी मेंटेन करके रखना था। तो तिब्बत को लेकर, तिब्बत की ऑटोनॉमी और तिब्बत के सॉवरेनिटी को लेकर यहां पर जो क्लेम्स हो रहे थे, ये क्लेम्स कॉन्फ्लिक्टिंग थे। ब्रिटिश अथॉरिटीज और चाइनीज गवर्नमेंट के तिब्बत के ऊपर किए जाने वाले जो भी क्लेम्स थे, ये सभी क्लेम्स एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, ये क्लेम्स आपस में क्लैश कर रहे थे। तो यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस क्लैश को रिजॉल्व करने की जरूरत थी। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट, इस क्लैश को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो हो सकता था कि तिब्बत को लेकर, तिब्बत के ऊपर ब्रिटेन, ब्रिटिश अथॉरिटीज और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच वॉर की स्थिति, युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। तो इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को या वॉर के पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए और यह डिसाइड करने के लिए कि तिब्बत का स्टेटस क्या होगा, तिब्बत की ऑटोनॉमी का भविष्य क्या होगा, तिब्बत के ऊपर किसकी संप्रभुता होगी, इन सभी क्वेश्चंस को डिसाइड करने के लिए 1913 में एक कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक कन्वेंशन, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड होता है शिमला में। इसे कहते हैं शिमला कन्वेंशन, शिमला कन्वेंशन ऑफ 1914। शिमला कन्वेंशन को 13 अक्टूबर 1913 के दिन शुरू किया जाता है। इस कन्वेंशन को, शिमला कन्वेंशन को सर हेनरी मैकमैहोन के लीडरशिप में कंक्लूड करना था। दैट मींस इस कन्वेंशन को चेयर कर रहे थे, इस कन्वेंशन के चेयरमैन थे सर हेनरी मैकमैहोन। शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश अथॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं, तिब्बतन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो शिमला कन्वेंशन में इन तीनों ही पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। ब्रिटिश अथॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स, इन सभी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस कन्वेंशन में, शिमला कन्वेंशन में मौजूद थे। शिमला कन्वेंशन के दौरान ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है, एक बाउंड्री को ड्रॉ किया जाता है, एक बाउंड्री जो कि तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया को सेपरेट करेगी, एक बाउंड्री जो कि तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करेगी। इस बाउंड्री को शिमला कन्वेंशन के दौरान ड्रॉ किया जाता है तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच, और इस बाउंड्री को नाम दिया जाता है मैकमैहोन लाइन। ये जो इंडो तिब्बतन बाउंड्री है, इस इंडो तिब्बतन बाउंड्री को मैकमैहोन लाइन कहा जाता है। लेकिन ये जो बॉर्डर अग्रीमेंट हुआ, इस कन्वेंशन के दौरान तिब्बत और इंडिया के बीच जो मैकमैहोन लाइन को ड्रॉ किया गया, तिब्बत और इंडिया के बीच मौजूद बॉर्डर को जो डेलिनेट किया गया, इस प्रोसेस को, दैट मींस कि बॉर्डर अग्रीमेंट को, इस बॉर्डर अग्रीमेंट को सिर्फ ब्रिटिश अथॉरिटीज और तिब्बतन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही साइन किया जाता है। शिमला कन्वेंशन में 3 पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज, तिब्बत और चाइना। लेकिन जो फाइनल आउटकम निकल कर आया, शिमला कन्वेंशन का जो फाइनल आउटकम निकल कर आया, इस आउटकम पर, इस अग्रीमेंट पर सिर्फ ब्रिटिश अथॉरिटीज और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ही साइन करते हैं। चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स शिमला कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके द्वारा इस ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि जो मैकमैहोन लाइन इंडिया और तिब्बत के बीच ड्रॉ किया गया, इस मैकमैहोन लाइन को चाइना रिकॉग्निशन नहीं देता। चाइना इस लाइन को इंडिया और तिब्बत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में रिकॉग्निशन नहीं देता। अब क्योंकि इस ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट के ऊपर चाइना ने साइन नहीं किया था,
इसलिए इस अग्रीमेंट का, दैट मीन्स शिमला कन्वेंशन का जो आउटकम निकल कर आया, जो कंक्लूजन निकल कर आया, इस कंक्लूजन, इस आउटकम को मानने के लिए चाइना बाध्य नहीं था। दैट मीन्स चाइना के लिए यह ऑब्लिगेटरी नहीं था कि चाइना मैकमहोन लाइन को रिकॉग्नाइज करे। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना ने शिमला कन्वेंशन के ऊपर, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिमला कन्वेंशन के ऊपर साइन नहीं किया, इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया। अब सवाल है कि चाइना का मैकमहोन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करना, शिमला कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं करना, क्या ये ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज के लिए एक ग्रेव काउज ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए था? ऑफ कोर्स ये एक काउज ऑफ कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने चाइना के इस डिसीजन को सीरियसली नहीं लिया। चाइना के इस डिसीजन को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि चाइना उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के लिए कोई मेजर थ्रेट नहीं था। अंग्रेजों को लगता था कि चाइना उनके लिए कोई मेजर थ्रेट नहीं है, इसलिए चाइना के इस डिसीजन को उस वक्त अंग्रेजों ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अंग्रेजों को, ब्रिटिश अथॉरिटीज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भविष्य में चाइना तिब्बत को पूरी तरह से एनेक्स भी कर सकता है, तिब्बत के ऊपर अपने फुल कंट्रोल और सॉवरेनिटी को भी स्टैब्लिश कर सकता है, और जो बाउंड्री ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच तय की गई है मैकमहोन लाइन के रूप में, जिस बाउंड्री को ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच तय किया गया है, हो सकता है कि भविष्य में यह बाउंड्री इंडिया और चाइना की बाउंड्री बन जाए। और अगर ऐसा होता है, अगर तिब्बत को चाइना के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है और तिब्बत और इंडिया की बाउंड्री, इंडिया और चाइना की बाउंड्री बन जाती है, तो यहां पर एक बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के लिए इमर्ज होने वाला था। अब क्योंकि चाइना ने तिब्बत और इंडिया के बाउंड्री को रिकॉग्निशन नहीं दिया था, चाइना के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है जो कि तिब्बत और इंडिया के बाउंड्री को प्रॉपरली डिमार्केट करता हो। तो अगर तिब्बत को चाइना अनेक्स कर लेता है भविष्य में, और तिब्बत और इंडिया की जो बाउंड्री है वो चाइना और इंडिया की बाउंड्री बन जाती है, तो ये जो पूरा स्ट्रेच होगा बॉर्डर का, ये जो पूरा स्ट्रेच होगा, ये डिस्प्यूटेड होगा, साथ ही साथ ये अनडिमार्केटेड होगा। लेकिन आपको समझना है कि जिन पॉसिबिलिटीज का, भविष्य में होने वाली जिन घटनाओं का अनुमान अंग्रेजों को नहीं था, इंडिया से अंग्रेजों के जाने के बाद, इंडिया को फ्री करने के बाद, ये सभी पॉसिबिलिटीज हकीकत बनने लगती है। 1949 में चाइना में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है। चाइना में मौजूद जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, इस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके माओ जेडोंग के लीडरशिप में चाइना में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद 1949 में चाइना में एक कम्युनिस्ट रेजिम एग्जिस्टेंस में आता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी के रूप में चाइना में एक कम्युनिस्ट रेजिम एग्जिस्टेंस में आता है। चाइना में पीआरसी के बनने के बाद से ही, पीआरसी के द्वारा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा तिब्बत को लेकर एक क्लियर स्टैंड अपनाया जाता है। एक क्लियर स्टैंड, चाइना दुनिया से कहता है कि तिब्बत चाइना का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है, और तिब्बत के ऊपर जो सॉवरेनिटी है, ये सॉवरेनिटी चाइना की है। और चाइना तिब्बत के ऊपर अपने कंप्लीट सॉवरेनिटी को सिर्फ क्लेम ही नहीं करता, बल्कि इस क्लेम को अक्वायर करने की कैपेबिलिटी और इंटेंशन भी रखता है। एज अ रिजल्ट हम 1950 में देखते हैं कि चाइना के द्वारा फॉर्मली तिब्बत को एनेक्स कर लिया जाता है। 1950 में पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तिब्बत पर इन्वेजन करती है और तिब्बत को चाइना का एक पार्ट, एक प्रोविंस बना लेती है। चाइना के द्वारा तिब्बत को इस तरह एनेक्स किए जाने के बाद तिब्बत अब इंडिया और चाइना के बीच एक ऑटोनोमस बफर स्टेट नहीं रहता, बल्कि अब तिब्बत चाइना का एक प्रोविंस बन चुका था, एक ऐसा प्रोविंस जिसके ऊपर चाइना कंप्लीट सॉवरेनिटी को क्लेम कर रहा था, कंप्लीट कंट्रोल को क्लेम कर रहा था। इसके अलावा तिब्बत और इंडिया के बीच जो बॉर्डर थी, अब यह बॉर्डर इंडिया और चाइना की बॉर्डर बन चुकी थी। पहले जब बात सिर्फ इंडिया और तिब्बतन अथॉरिटीज तक सीमित थी, जब तिब्बत को चाइना ने एनेक्स नहीं किया था, तब तक इंडिया और तिब्बत के बीच बॉर्डर को लेकर कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज ने शिमला कन्वेंशन को रेटिफाई किया, शिमला कन्वेंशन पर साइन किया, और शिमला कन्वेंशन के तहत जिस मैकमहोन लाइन को ड्रॉ किया गया, डेलिनिएट किया गया, डिमार्केट किया गया, इस मैकमहोन लाइन को इंडिया और तिब्बत दोनों ने ही रिकॉग्निशन दिया। लेकिन ये जो शिमला कन्वेंशन है और इस शिमला कन्वेंशन के तहत जिस मैकमहोन लाइन को
इंडिया और तिब्बत के बीच ड्रॉ किया गया, इस मैकमहोन लाइन को चाइना ने रिकॉग्निशन नहीं दिया। चाइना के लिए ये जो बाउंड्री है तिब्बत और इंडिया के बीच मौजूद, ये जो बाउंड्री है जिसे अंग्रेजों ने डिटरमाइन किया था, डिमार्केट किया था, ये रियल बाउंड्री नहीं थी। चाइना के हिसाब से, चाइना के अकॉर्डिंग ये रियल बाउंड्री नहीं थी। चाइना चाहता था कि इंडिया और चाइना के बीच, इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच फ्रेशली नेगोशिएशंस हो और ये डिसाइड किया जाए, दोनों ही कंट्रीज मिलकर डिसाइड करें कि इनके बीच जो कॉमन बॉर्डर होगा वो क्या होगा, इनकी बाउंड्री क्या होगी। और जब तक ये कॉमन अग्रीमेंट इन कंट्रीज के बीच नहीं होता, जब तक ये दोनों कंट्रीज आम सहमति से मिलकर अपने बॉर्डर्स को डिमार्केट नहीं करते, तब तक इन कंट्रीज के बीच जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड ही रहेगा, वो अनडिमार्केटेड ही रहेगा। तो चाइना ने तिब्बत को लेकर, इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे वर क्लियर अबाउट व्हाट दे थॉट अबाउट तिब्बत एंड व्हाट दे थॉट अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर। अब यहां पर इंडियन लीडरशिप के लिए डिसीजन लेने की जरूरत थी कि चाइना के इस स्टैंड के प्रति इंडियन लीडरशिप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जानते हुए कि चाइना तिब्बत के ऊपर अपने सॉवरेनिटी, अपने कंट्रोल को क्लेम करता है, ये जानते हुए कि चाइना ने शिमला कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, ये जानते हुए कि चाइना मैकमहोन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इन सभी बातों को जानते हुए इंडिया के लीडरशिप चाइना से कैसे डील करते हैं, चाइना के प्रति किस तरह के फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को इंडियन लीडरशिप के द्वारा अपनाया जाता है। इस पॉइंट पे अगर हम लॉजिकली सोचें तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया के पास, खासकर 1950 के बाद, तिब्बत को चाइना के द्वारा अनेक्स कर लिए जाने के बाद, इंडिया के पास, इंडिया के लीडरशिप के पास मेनली दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन तो यह था कि इंडिया चाइना के द्वारा तिब्बत को अनेक्स किए जाने के इस एक्ट को इंटरनेशनली प्रोटेस्ट करे, क्रिटिसाइज करे। दैट मींस इंडिया तिब्बत के ऑटोनॉमी के लिए, तिब्बत के इंडिपेंडेंस के लिए तिब्बत का साथ दे, इंटरनेशनल लेवल पर तिब्बत के बिहाफ पर इंडिया आवाज उठाए और इंडिया ये कहे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि तिब्बत को चाइना ने इलीगली एनेक्स किया है और तिब्बत को चाइना के कंट्रोल से, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर तिब्बत को चाइना के कंट्रोल से फ्री करवाने की जरूरत है। इसके अलावा यहां पर इंडिया यह भी कह सकता था कि 1947 से पहले तिब्बत में, तिब्बत के भीतर ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की, ब्रिटिश अथॉरिटीज की जो भी प्रिविलेजेस थी, जो भी राइट्स थी, जो भी कमर्शियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री प्रिविलेजेस और राइट्स एग्जिस्ट करती थी ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तिब्बत में जो भी प्रिविलेजेस और राइट्स एग्जिस्ट करती थी, इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद, 1947 के बाद, इंडिया इन सभी प्रिविलेजेस को, ब्रिटिश अथॉरिटीज की, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की इन सभी प्रिविलेजेस को, तिब्बत में मौजूद इन सभी प्रिविलेजेस, राइट्स को इंडिया इनहेरिट करना चाहता है। इंडिया इन ब्रिटिश प्रिविलेजेस को कंटिन्यू रखना चाहता है। दैट मींस तिब्बत में ब्रिटिश अथॉरिटीज को जो फैसिलिटीज मिल रखी थी, जिस तरह से ब्रिटिश अथॉरिटीज तिब्बत में अपने ट्रुप्स को स्टेशन्ड करके रखते थे, और भी जो ट्रेड, कमर्शियल, डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस ब्रिटिश अथॉरिटीज को तिब्बतन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, इन सभी प्रिविलेजेस को इंडिया भी कंटिन्यू करना चाहता है। अब ये जो प्रिविलेजेस हैं, ये प्रिविलेजेस इंडिया लेगेसी के रूप में ब्रिटिश अथॉरिटी से इनहेरिट करेगा और तिब्बत में इंडिया इन सभी प्रिविलेजेस और राइट्स को कंटिन्यू करेगा। ये भी इंडिया के द्वारा कहा जा सकता था, ये स्टैंड भी, ये ऑप्शन भी इंडिया के द्वारा अपनाया जा सकता था। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है जो कि इंडिया के लिए ओपन था, वो ये कि इंडिया न्यूली एस्टैब्लिश्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस की शुरुआत करने के लिए, एक वार्म, एक कॉर्डियल रिलेशंस की शुरुआत करने के लिए इंडिया तिब्बत के ऊपर चाइना की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज कर ले। दैट मींस इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत का जो इशू है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, इस इशू को इंडिया रिजॉल्व कर ले। और ये इशू कैसे रिजॉल्व होता? सिंपल था, इंडिया को तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी, चाइना के कंट्रोल को रिकॉग्नाइज करना था। लीगली, फॉर्मली इंडिया को तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करना था, क्योंकि अगर इंडिया ये कर देता तो इससे
इससे इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस की शुरुआत एक अच्छे नोट पर होती। ओके, एक फ्रेंडली तरीके से, कॉर्डियल तरीके से इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस की शुरुआत होती। लेकिन लेकिन इस डिसीजन को लेने से पहले, तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करने से पहले, इंडिया यहां पर अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी एक बड़ा डिसीजन ले सकता था। देखिए, ये जो पीरियड है 1940s के एंड का और 1950s के डिकेड के शुरुआती वर्षों का, ये जो पीरियड है, ये जो दौर है, इस दौरान इंडिया और चाइना की पावर, खासकर मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, लगभग इक्वल थी। दोनों ही कंट्रीज अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के टर्म में लगभग इक्वल थे। एक पावर पैरिटी इंडिया और चाइना के बीच इस दौरान एग्जिस्ट करता था। तो यहां पर इंडिया इस पावर पैरिटी को यूज करते हुए, इस पावर पैरिटी का एडवांटेज लेते हुए, यहां इंडिया चाइना से यह कह सकता था कि इंडिया तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन इसके बदले चाइना को इंडिया और चाइना के बीच मौजूद जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो अक्साई चिन रीजन का बॉर्डर डिस्प्यूट हो या मैकमहोन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करने का डिस्प्यूट हो, इन सभी डिस्प्यूट्स को चाइना को रिजॉल्व करना होगा। दैट मींस तिब्बत को इंडिया एक बार्गेनिंग टूल की तरह यूज कर सकता था। इंडिया और चाइना के बीच मौजूद जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इन डिस्प्यूट्स को अपने फेवर में रिजॉल्व करने के लिए इंडिया के द्वारा तिब्बत के इशू को एक बार्गेनिंग टूल की तरह यूज किया जा सकता था। और अगर इंडिया तिब्बत को इस तरह से एक बार्गेनिंग टूल की तरह यूज करता, तो डेफिनेटली चाइना और इंडिया के बीच मौजूद जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स उस वक्त परमानेंटली रिजॉल्व्ड हो सकते थे। लेकिन अगेन यहां पर सवाल उठता है कि इंडिया ने इन दोनों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को चुना। जिन दो ऑप्शंस की बात अभी मैंने की, इन दोनों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को इंडिया के द्वारा चुना गया? वेल, हकीकत तो यह है कि इंडिया ने इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को नहीं चुना, बल्कि इंडिया ने चाइना और तिब्बत के इशू के ऊपर 1950s के डिकेड में जिन डिसीजंस को लिया, जिन फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को लिया, इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस के पीछे छिपे लॉजिक को हम आज तक ठीक से समझ नहीं पाए कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्यों किया। हम आज तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि आखिर इंडिया ने 1954 में क्यों अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया। और ये जो रिकॉग्निशन है, इंडिया ने 1954 में तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया, और ये जो रिकॉग्निशन इंडिया ने दिया, ये एक फॉर्मल रिकॉग्निशन था। ये कोई इनफॉर्मल या वर्बल या ओरल रिकॉग्निशन नहीं था। दिस वाज कंप्लीटली अ फॉर्मल रिकॉग्निशन, बिकॉज दिस रिकॉग्निशन वाज डन थ्रू अ ट्रीटी, a formal treaty that was signed between India and China in 1954. और क्योंकि ये डिसीजन तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करने का ये डिसीजन एक ट्रीटी के माध्यम से लिया गया, ये एक फॉर्मल डिसीजन था, इसलिए ये डिसीजन इररिवर्सिबल डिसीजन भी था। दैट मींस एक बार इंडिया ने तिब्बत के ऊपर चाइना के सॉवरेनिटी को, कंट्रोल को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इंडिया अपने इस रिकॉग्निशन से पीछे नहीं हट सकता। This decision was irreversible. India knew it very well that the decision they are going to take was an irreversible decision. लेकिन यहां पर सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने बड़े डिसीजन को इंडिया ने लिया, इंडिया की लीडरशिप ने इतने बड़े डिसीजन को लिया बिना किसी कंडीशन के। इंडिया ने चाइना से अपने लिए, इंडिया के लिए कुछ भी करने को नहीं कहा। India did not ask anything from China in return of this generous, selfless decision which India was taking by giving recognition to Chinese sovereignty over Tibet. India at this point was being completely selfless, idealist and altruistic. You can say that. लेकिन इंडिया को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था. Little did India know that within a decade of this selfless, altruistic decision, India will have to go to a full-fledged border war with China over this unresolved border disputes.